नमस्कार, देशहित में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस है। इस मौके पर देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा की चर्चा हो रही है, क्योंकि मानवाधिकार की सुरक्षा सभ्य समाज की पहचान, हर इंसान का कर्तव्य और सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवाधिकारों को लेकर एक बड़ी बात कही। पीएम ने कहा कि मानवाधिकार की व्याख्या अपने हितों के हिसाब से की जा रही है। मतलब हमारे देश में चुनिंदा मानवाधिकार की चर्चा करने वाले मनपसंद मानवाधिकार की बात करके रोजी रोटी कमाने वालों के कारण ही असली मानवाधिकार का नुकसान हो रहा है, और इन्हीं के कारण दुनिया भर में देश को बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। प्रधानमंत्री के इस बयान के पीछे क्या कारण है और उनके कहने का क्या मतलब है, ये समझने के लिए ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों के घरों से निकलती ये चीखें कलेजा चीर कर रख देती हैं। ये शहीदों का परिवार है, इनका भी मानवाधिकार है। कश्मीर में बच्चों को पढ़ाने वाले प्रिंसिपल और टीचर का मजहब पहचान कर उन्हें गोली मार दी गई। सुपिंदर कौर और दीपक चंद को मार डाला गया, लेकिन इनका भी मानवाधिकार था। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की प्रेम प्रसंग में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस दलित का भी मानवाधिकार था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के भेष में उपद्रवियों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर डाली। मार डाले गए इन लोगों का भी मानवाधिकार था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद किए गए कत्लेआम की पड़ताल करने गए अधिकारी के ऊपर हमला किया गया। पुलिस की मौजूदगी में अधिकारी की जान पर बनाई थी। इनका भी मानवाधिकार है। लेकिन देश की राजनीति में मानवाधिकार को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने वालों की नजर में मानवाधिकार उल्लंघन वही होता है जो उनकी राजनीति को सूट करता है। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। देश के अंदर मानवाधिकार का इस्तेमाल सियासी कारोबार के लिए कैसे किया जा रहा है, इसकी ताजा मिसाल उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिली है, जहां लखीमपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर टॉप लीडरशिप समेत पूरी कांग्रेस पार्टी सियासी फोटो ऑप में जुट जाती है। लखीमपुर कांड पर पूरा महाराष्ट्र तक बंद करा दिया जाता है, लेकिन राजस्थान में दलित की हत्या का मामला हो या कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरी पंडितों का कत्ल, इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि इन मारे गए बेगुनाहों के अधिकारों की बात करने से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा नहीं होता था। चंद दिनों पहले जगदीश मेघवाल नामक एक युवा को जिस प्रकार से पीट पीट के बेरहमी से मार दिया गया, उसकी लिंचिंग हो जाती है। मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के दलितों पे हो रहे अत्याचार से कोई वोट का फायदा नहीं होने वाला है।
वहां वोट का नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी का। इस कारण से वहां के दलितों का अधिकार नहीं है। मानवाधिकार पर चुनिंदा चुप्पी की ये चर्चा यूं ही नहीं हो रही। ऐसी मिसालें अक्सर दिखाई देती हैं जहां तुच्छ राजनीति में देश के नाम पर कीचड़ उछाला जाता है। उदाहरण के तौर पर कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर महबूबा एंड गैंग ने मानवाधिकारों का खूब झूठ फैलाया। यह झूठ इतना फैला कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तानी मलीहा लोधी किसी फिलिस्तीनी लड़की की फोटो दिखा दिखाकर उसे कश्मीर का बता रही थी और मानवाधिकार के झूठ का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रही थी। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए मानवाधिकार के मुद्दे का इस्तेमाल कितना नुकसानदायक हो सकता है, यह भारत ने कई बार देखा है, क्योंकि अपने ही देश के अंदर देश विरोधी ताकतें अपने इन राजनीतिक टूल्स का इस्तेमाल करती हैं और दुनिया के मंच पर भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा स्थापित करने की कोशिश की जाती है और आखिरकार इसका असर भारत की साख पर पड़ता है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत 2016 में 87वें पायदान पर था, जो 2019 में लुढ़ककर 92 नंबर पर पहुंच गया और 2020 की रिपोर्ट में भारत 162 देशों में 111वें नंबर पर पहुंच गया। 7 मापदंडों के 27 बिंदुओं पर जमा किए गए डेटा के मुताबिक भारत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर 10 में से 6.30 यानी कि लगभग 6.5 के करीब नंबर मिले हैं। वहीं आर्थिक आजादी के मुद्दे पर 10 में से 6.56 नंबर मिले हैं। इस तरह 2020 के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के मानदंडों पर 10 में से भारत को 6.43 अंक और 111वां पायदान हासिल हुआ है और ग्लोबल लिस्ट में भारत की रैंकिंग का मामूली असर नहीं होगा। आपका देश तमाम तरक्कियां कर ले, चांद मंगल पर पहुंच जाए, पोस्ट कोरोना 9.5% की वृद्धि से तरक्की भी कर ले हमारी इकॉनमी, लेकिन पश्चिमी विकसित दुनिया के देश आपको अपनी सभ्यता के मुकाबले पिछड़ा ही मानते हैं। और भारत को खतरा इतना भर नहीं है। जिस कश्मीर में कश्मीरियों के मानवाधिकार को लेकर दुनिया भर में भारत को बदनाम करने की कोशिश होती है, उसी कश्मीर से अब एक नई साजिश शुरू हुई है, देश में डर का माहौल बनाने की साजिश। इसी डर की साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटे में 5 जगह आतंकियों से मुठभेड़ हुई, 7 आतंकवादी ढेर किए गए और 5 जवानों की शहादत हो गई। लेकिन देश में हिंदू मुसलमान की सियासत के खिलाफ, आतंक के खिलाफ और डर फैलाने की कोशिश के खिलाफ भारत की जंग मजबूती से जारी है और आगे भी ये जारी रहेगी। भारत के खिलाफ, कश्मीर की अमन शांति के खिलाफ, कश्मीरियों की तरक्की के खिलाफ एक साजिश अब तक जारी है। आतंक के मोर्चे पर मुहकी खा चुकी देश विरोधी ताकतें अब साजिशें रच रही हैं। लेकिन पूरा जम्मू कश्मीर एकजुट होकर खड़ा है। हर कश्मीरी एक दूसरे के साथ है, जिहादी साजिश के खिलाफ खड़े हैं और हिंदुस्तान के सुरक्षा बल भी इन आतंकी साजिशों को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों में 5 अलग अलग जगहों पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 7 आतंकी ढेर हो चुके हैं और 5 जवान भी शहीद हुए हैं। मारे गए आतंकियों में 5 अक्टूबर को मोहम्मद शफी की हत्या में शामिल आतंकी भी शामिल है और पानीपुरी के ठेले वाले वीरेंद्र पासवान का हत्यारा भी शामिल है और ये आतंकी शोपियां में हुई मुठभेड़ में ही ढेर किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुलिस का दावा है कि जो बांडीपोरा में मुठभेड़ हुई उसमें जो मिलिटेंट मारा गया वो एक टारगेट किलिंग में शामिल था, जो बांडीपोरा में की गई थी 5 अक्टूबर को। और वहीं आज जो शिपियन में मिलिटेंट 3 मारे गए, उनमें से एक मिलिटेंट उस टारगेट किलिंग में मुलविस है, जो नॉन लोकल वीरेंद्र पासवान जो गोलगप्पे वाला था उसकी हुई थी लाल बाजार इलाके में, उसमें शामिल था। यानी 2 केस पुलिस का दावा है कि उन्होंने सॉल्व किए हैं। लेकिन जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस है उनमें लगातार तेज़ी लाई जा रही है। जहां पर भी इनपुट मिल रहा है वहां ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसके अलावा एनआईए के पिछले 3 दिनों में कश्मीर घाटी में करीबन 30 से ज़्यादा लोकेशंस पे रेड हुई है, जिसमें मुख्तलिफ
जो OGWs हैं, जो डिफरेंट मिलिटेंट आउटफिट्स के साथ काम करते हैं, उनके घरों में रेड्स की गई है। एक तरफ आतंकी ढेर किए जा रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा भी बेहद सख्त कर दी गई है। इस वक्त हम श्रीनगर के लाल मुंडी इलाके में हैं, जहां पर सीआरपीएफ की यहाँ टीम डिप्लॉय है। यहाँ नाका लगाए गए हैं, जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको फ्रिस्क किया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ काफ़ी मुस्तैद हैं, अलर्ट पे हैं। अगर किसी तरीके की आतंकियों के मूवमेंट की जानकारी होती है तो ऐसे जो नाका हैं उन पर उनको इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। देखा जाए तो दिल्ली से यहाँ पर IB और NIA की स्पेशल टीम भी आई हुई है। IB के काउंटर टेरर हेड के 2 जो सीनियर ऑफिशियल्स आए हुए हैं, और इसके साथ ही NIA की टीम आज कश्मीर में 16 लोकेशंस पे छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर में यह सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि बेहद ही शातिराना तरीके से जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम हिंसा फैलाने और उसे देश तक फैलाने की साजिश नजर आ रही है। इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। कश्मीर में हिंदुओं के बीच डर फैलाने की यह पहली कोशिश थी जो अगस्त में की गई। तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है। कश्मीर में हिंदुओं के बीच डर फैलाने की यह दूसरी कोशिश थी जो सितंबर में की गई। कश्मीर में डर फैलाने की यह तीसरी कोशिश थी जब 5 और 6 अक्टूबर को कश्मीर में ताबड़तोड़ 5 आम कश्मीरियों की हत्या कर दी गई, लेकिन कश्मीरी डरे नहीं। If you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। हम ऐसे तो भागेंगे नहीं, लेकिन रहने के लिए भी आप सर जोड़ेंगे। मैं अपनी जगह, अपनी मातृभूमि, अपना होमलैंड छोड़ के नहीं जाने वाला हूं। आपको जो करना है आप करिए, उसका जवाब हम देंगे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस देंगे जो कि सक्षम है। कश्मीर में कत्लेआम के बाद भी डर नहीं फैला तो महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया, लिखा कि खान नाम की वजह से 23 साल के लड़के के पीछे NCB पड़ी है, लेकिन डर फैलाने की यह दलील भी नाकाम रही। महबूबा के आर्यन में खान तलाशने पर भी जब भारतीयों के भाईचारे पर कोई असर नहीं पड़ा तो दूर दक्षिण से एक हैदराबादी नेता का ट्वीट आया। असदुद्दीन ओवैसी ने यह डर जताने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर की हिंसा पूरे देश में न फैल जाए, लेकिन कश्मीर से हिंदुओं को भगाने और देश में हिंदू मुसलमान के बीच भेद पैदा करने की इन साजिशों को कब्र में पहुंचाने की शुरुआत कश्मीरियों ने ही कर दी। जम्मू कश्मीर में डर का माहौल बनाकर उसे पूरे भारत तक फैलाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो कितना झूठ और प्रोपेगेंडा है, इसकी एक गवाही आप खुद उस एक्ट्रेस से सुनिए जो कश्मीर में कश्मीरी हीरो की बायोपिक पर बन रही फिल्म की शूटिंग करने पहुंची है। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला ने जब उनसे कश्मीर के बारे में पूछा तो आप खुद सुनिए कि निहारिका रायजादा कश्मीर के अमन शांति और तरक्की के बारे में क्या महसूस किया। कश्मीर के बारे में अक्सर आपने काफ़ी सुना होगा, क्योंकि कई लोगों को लगता होगा कि कश्मीर के अंदर हर तरफ गोलियां चलती हैं या फाइटिंग हो रही होती है। आपकी क्या फीलिंग रही? आप अगर सच में हमसे पूछेंगे ना तो हमने कभी गलत नहीं सुना है कश्मीर के बारे में। और यहाँ आके हमने 2 तरीके के सच्चाई देखे हैं। एक जो यहाँ ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट्स पे जो सच्चाई है, और जो न्यूज़ में जो जिस तरीके का डर फैलाया जाता है वो एक अलग ही कश्मीर दिखाया जाता है। अभी जैसे हम यहाँ कश्मीर में हैं, अभी बहुत सारे जो हादसे हुए हैं पिछले 2 दिनों में, हाल ही में जो कुछ भी हुआ है, हमारे माँ बाप हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सब खैरियत है, सब अच्छा है, सब ठीक है। लेकिन मैं यहाँ हूँ और मैं आपको बताऊँ कि अभी हालात बहुत हद तक सुधर गए, बहुत ज़्यादा सुधर गए। तो ये जो गलत परछाई कश्मीर के बारे में आगे दर्शाई जा रही है ये सही नहीं है। और अब तो 2019 5 अगस्त के बाद भी मैं कहूँगी कि कश्मीर बहुत हद तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इम्प्रूव हुआ है, या फिर बहुत सारी तरक्कियाँ हुई हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो उनको भी
मतलब आगे सामने जाके बताना चाहिए ना लोगों को कि यहाँ पे क्या क्या तरक्की हुई है, यहाँ पे कश्मीर में क्या क्या बदला है और क्या क्या अच्छाइयाँ आई हैं। तो ये भी होनी चाहिए बातें। हमेशा सिर्फ जुल्म और गलत चीज़ें के बारे में अगर हमेशा दर्शाया जाएगा तो फिर सारी जो अच्छाइयाँ होती हैं वो सब छिप जाती हैं। तो वो गलत है कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर सच में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कश्मीर जैसे कोई जगह नहीं है। त्योहारों के मौसम में पाकिस्तान की एक बड़ी आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत में लोन वुल्फ अटैक करवाना चाहती थी। लोन वुल्फ अटैक का मतलब है ऐसा आतंकवादी जो अकेले ही टेररिस्ट अटैक को अंजाम देगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे ही आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। यह आतंकवादी पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन पिछले 15 साल से पहचान छिपाकर भारत में रह रहा था। वो खुद को मौलाना बताता था, लेकिन असल में वो ISI के स्लीपर सेल का हेड था। AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। एक पाकिस्तानी नेशनल को स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया है। जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। दिल्ली में बड़ी आतंकवादी साजिश का खुलासा। आतंक पर कड़ा प्रहार, ISI एजेंट गिरफ्तार। लोन वुल्फ अटैक करना चाहता था ये पाकिस्तानी आतंकवादी। पकड़ा गया ISI के आतंकी स्लीपर सेल का सरगना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जवानों के घेरे में एक व्यक्ति, शरीर पर सफेद शर्ट और चेहरे पर बंधा सफेद कपड़ा। इस सफेदी के पीछे आतंकवाद की काली और खूनी साजिश है। इस नकाब के पीछे जो चेहरा है वो पाकिस्तान की आतंकवादी साजिश का खतरनाक मोहरा भी है। इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए भेजा था। अब हम आपको इसका चेहरा दिखाते हैं। सांवला रंग, लंबे बाल और दाढ़ी। नाम मोहम्मद अशरफ उर्फ अली। साधारण शक्ल सूरत के इस व्यक्ति को देखकर शायद कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये एक पाकिस्तानी आतंकवादी है जो भारत में ISI के स्लीपर सेल का हेड है। इसके पास से AK-47, हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और बहुत से जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये एक टेरर मॉड्यूल है, एक स्लीपर एजेंट की तरह काम कर रहा था और इसको टास्किंग की गई थी टेरर एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने की। इसको वेपन के बारे में इसको बता दिया गया था कि आपके लिए वेपन अरेंज हो गए। इससे पहले ये आगे कुछ कर पाता है, इसको बस्ट कर दिया गया। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। आइए हम इस पाकिस्तानी आतंकवादी की कहानी विस्तार में बताते हैं। इस कहानी का ताना बाना ISI ने तैयार किया था और इसके तार रावलपिंडी से लेकर दिल्ली तक फैले हैं। सबसे पहले हम आपको इस आतंकवादी का पूरा परिचय देते हैं। इसका नाम है मोहम्मद अशरफ उर्फ अली। उम्र 40 साल। पिता का नाम उमरदीन। पता नारोवाल, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। लेकिन दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में किसी को इस शख्स का असली नाम और पता मालूम नहीं था। आप सोचेंगे कि इस कहानी में लक्ष्मीनगर का जिक्र कहां से आया, तो लक्ष्मीनगर ही वो जगह है जहां से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 11 अक्टूबर को इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी, जो पूर्वी दिल्ली के आराम बाग के शास्त्री नगर इलाके में रहता था, मकान नंबर बताया जा रहा है 14A, गली नंबर 4C। पुलिस उसे गिरफ्तार किए, उससे लगातार पूछताछ कर रही है। जानकारी ये भी आई कि वो पिछले 15 साल से यहाँ पर रह रहा था और आसपास के इलाकों में मौलवी बनकर रह रहा था, झाड़ फूक का भी काम करता था, लेकिन स्लीपर सेल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अशरफ पहचान बदलकर करीब 15 साल से भारत में रह रहा था। एक डिकेड से ऊपर रह रहा है। ये इंडिया में कई जगह पे रहा है। ये अजमेर भी रहा है,
ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम के लिए उधमनगर कश्मीर में वहाँ भी रहा है। तो ये जगह बदलता रहा है। इसका टिपिकल एमओ ये था कि ये किसी भी पते पे बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता था। एक एड्रेस पे रहता था, उसके बाद कुछ दिन बाद पता चेंज करके दूसरे एड्रेस पे चला जाता था। बेसिकली शिफ्ट करता रहता था, कई बार कई मस्जिदों में रहता था। पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ को आईएसआई ने आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए तभी सेलेक्ट कर लिया था जब वो स्कूल में था। आईएसआई ने अशरफ को 6 महीने की ट्रेनिंग दी और उसे बांग्लादेश के रास्ते भारत भेज दिया। पाकिस्तान आईएसआई ने इसको ट्रेन करके, जैसा मैंने कहा कि 1 डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में घुसपैठ करने के बाद मोहम्मद अशरफ ने सबसे पहले अपना नाम बदला और अपनी पहचान छिपाई। उसने अपना नाम अली अहमद नूरी रखा। अशरफ ने लोगों को बताया कि वो एक मौलाना है जो बीमारियों को दूर कर सकता है। इसने कुछ टाइम से कवर ले रखा था कि ये एक पीर मौलाना का, जहां ये कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा किया करता था, उस तरह का कवर ले रखा था। मोहम्मद अशरफ को आईएसआई ने भारत में स्लीपर सेल का चीफ बना करके भेजा था और वो लो प्रोफाइल रह करके यहाँ पर लोगों में घुल मिलकर रह रहा था और यही वजह थी कि वो इतने सालों तक पुलिस से बचकर रह सका। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में मोहम्मद अशरफ ने आईएसआई में अपने हैंडलर का नाम भी बताया। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी जिसका कोड नेम नासिर था और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे, वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन दे के जाएगा, कौन नहीं दे के जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से इसके पास आती थी। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक अशरफ का आतंकवादी नेटवर्क फैला था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के पीछे भी इसका हाथ होने की आशंका है। टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है, जम्मू कश्मीर में भी और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी। मोहम्मद अशरफ ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपना आई कार्ड बनवाया और फिर उसकी मदद से कई जाली दस्तावेज तैयार करवाए। उसने गाजियाबाद में एक भारतीय महिला से शादी भी की थी, लेकिन ये शादी भी उसकी आतंकी प्लानिंग का हिस्सा थी। यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स, और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने फेक आईडी भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की। वहाँ से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने हैं और उससे शादी करके, शादी भी स्पेसिफिकली इसी पर्पज से की गई थी, जहाँ कुछ महीने शादी करके इसने उसे छोड़ दिया। 2004-2005 के आसपास मोहम्मद अशरफ भारत पहुंचा और अगले 10 साल में वो आईएसआई के इंटरनेशनल आतंकवादी नेटवर्क में शामिल हो चुका था। 2014 में उसने फर्जी नाम और पते के सहारे भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिया और उसके सहारे 2 बार विदेश भी गया। 2 कंट्रीज में गया है, सऊदी और थाईलैंड गया है जैसा पता चला है। बाकी एक डेट्स वगैरह हम वेरीफाई करा रहे हैं। पुलिस के रडार से बचने के लिए वो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था। फर्जी आईडी कार्ड के सहारे कभी ये दिल्ली में रहता था, कभी अजमेर में। इसके अलावा जम्मू, उधमनगर और गाजियाबाद में भी इसका ठिकाना था। गाजियाबाद में इसकी ससुराल भी थी। दिल्ली एनसीआर में भी मोहम्मद अशरफ लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था। यही है वो कमरा जिसमें मोहम्मद अशरफ करीब 12 साल पहले रहता था। जी न्यूज की टीम दिल्ली के शास्त्री नगर में उस मकान में पहुंची जहां कई साल पहले मोहम्मद अशरफ किराए पर रहता था। गली नंबर 4C शास्त्री नगर के 14A मकान नंबर में रहता था। फिलहाल वो तस्वीर देखिए, वो कमरा नंबर देखिए जिसमें वो रहा करता था। दरअसल मकान मालिक ने बताया है कि आज से 10 से 12 साल पहले वो यहाँ रहने आया था और जब वो रहने आया तो खुद को मजबूर बताकर उसने इनसे रिक्वेस्ट किया कि उसका जो आधार कार्ड है, उसका जो राशन कार्ड है वो बनवाया जाए। ऐसे में उसे मजबूर समझकर यहाँ के मकान मालिक ने उसका आधार कार्ड भी बनवाया, राशन कार्ड भी बनवाया। यहाँ की मकान मालकिन कैमरे के सामने तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि अशरफ ने पहचान छिपाकर उनसे कमरा लिया था। मैम ये जानना है कि वो जो अभी
जिसको पकड़ा गया है अशरफ मोहम्मद, वो कहाँ रहता था? यहाँ इसी बिल्डिंग में 10-12 साल पहले रहता था वो। अच्छा, ठीक है। हाँ। और उसके बाद में ऐसे 5-6-8 महीने जो भी रहा हो, इतने साल में मुझे ये भी याद नहीं क्या महीने रह के गया। हाँ। वो 1 साल के अंदर खाली करके चला गया। ये वो चश्मदीद हैं जो पाकिस्तानी आतंकवादी की साजिश की गवाही दे रहे हैं। वाले आए थे तो उस बंदे को पकड़ के नहीं मारा कूट करके नहीं, उससे पता कर रहे थे। तो यहीं से हथियार मिला था? हाँ, ये तो बाद में पता चली कि हथियार यहीं से मिला, फिर तो मैं चला गया था यहाँ से। हथियार भी बरामद हुआ? हथियार का बोल रहे थे, पर कौन सी 47 क्या बोलते हैं, हाँ। वो मिला है उनको। जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में आतंकवादी साजिश में शामिल मोहम्मद अशरफ को उसके आईएसआई हैंडलर ने हथियार मुहैया करवाए थे। आईएसआई ने मोहम्मद अशरफ को लोन वुल्फ अटैक की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब कोई अकेला आतंकवादी किसी टेरर अटैक को अंजाम देता है तो उसे लोन वुल्फ कहते हैं। ऐसा आतंकी ग्रुप बनाकर हमला नहीं करता है, वो घातक हथियार या केमिकल वेपन्स से लैस होता है और अपने टारगेट पर सीधा हमला करता है। ये एक अंदाज लगाया जा सकता है कि इस वक्त इसके पास वेपन आना है। अभी पीछे भी मॉड्यूल्स पकड़े गए थे जो आईडीज आ रही थी, तो वो भी फेस्टिवल्स के लिए आ रही थी। इस वक्त भी इसके पास में जिस तरह से वेपन मिले हैं, तो वन कैन सेफली इन्फर कि ये वेपन्स इसी के लिए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से पूछताछ में अशरफ की टेरर फंडिंग का भी पर्दाफाश हुआ है। आईएसआई अपने स्लीपर सेल के लिए हवाला के जरिए पैसे भेजती है ताकि उसे आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सके। मोहम्मद अशरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आईएसआई के आकाओं के संपर्क में रहता था। पाकिस्तान से उसे निर्देश मिलते थे कि कांटेक्ट करने का, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया ऐप्स जो होते हैं उनके थ्रू करता था। अभी यह साफ नहीं है कि मोहम्मद अशरफ कब और कहां आतंकवादी हमला करने वाला था, लेकिन त्योहारों के मौसम में उसकी गिरफ्तारी से एक बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम हो गई है। पुलिस ने अशरफ को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस पाकिस्तानी आतंकवादी से पूछताछ में आईएसआई के टेरर मॉड्यूल के कई और किरदार सामने आ सकते हैं। दीक्षा पांडे और राजू राज के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.